जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है हम लोग बीपीएससी 66वीं का 66th का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट आया है और पर डे यह शाम में 7 बजे जो है पर डे एक सेट हम डालेंगे और इस सेट में जो है पूरा 150 के 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस है ये 66वीं के लिए प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के लिए है। और यहाँ पे जो हम सारे सेट का डिस्कशन 15 टोटल सेट दिया हुआ है। देखिए टोटल कितना सेट है, 15 सेट है और 15 दिन में हम पूरा कंप्लीट सेट करवा देंगे। ठीक है, 15 दिन में 15 सेट करवाएंगे और प्रत्येक डे एक सेट शाम में 7 बजे इस सेशन को करना आप लोग ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है। और यह जो है आपका बीपीएससी पीटी और बिहार एसआई का जो पीटी आने वाला एग्ज़ाम है और ईएसआई का जो 6 तारीख को है, 6 दिसंबर को, उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें करंट भी लगभग 40 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ देखिए सेट नंबर क्या है, 1 है, प्रश्न पत्र 1 है। टाइम टोटल 2 घंटा का रहता है, टोटल 150 प्रश्न रहता है और 150 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो हम 150 के पूरा प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, देखिएगा ध्यान से। कहता है और जिसका भी जितना भी स्कोर आएगा वो कमेंट में स्कोर अपना अपना जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया था। तेल ले जा रहा जहाज किस देश का था? तो तेल जो ले जा रहा था ये जापान का जहाज था और यह ब्राज़ील से सिंगापुर जा रहा था। कहाँ से जा रहा था? ब्राज़ील से सिंगापुर जा रहा था, जो कि मॉरिशस के पास जो है इसका तेल रिसाव कर दिया और इसीलिए जो है मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जापानी जहाज था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में है कोई क्या? देखिए इसमें 28 9 दिया है, 29 7 दिया है और इसमें 29 9 दिया है, 28 7 दिया है, यानी कि कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ई हो जाएगा। बीपीएससी में ई ऑप्शन देता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे ई। सारे ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद टिक आउट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि सियासत में सदस्यता पुस्तक निम्नलिखित में से किन के द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई है, सियासत में सदस्यता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहते हैं कि सैयद अकबरुद्दीन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के पद पर किनका चयन हुआ? तो देखिए सैयद अकबरुद्दीन के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के पद पर जो है ये टी.एस. त्रिमूर्ति का चयन हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में का 2020 का विश्व प्रसिद्ध IEEE साइमन रोमन मॉडल पुरस्कार भारत के किन वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो देखिए ये जो है डॉक्टर डॉक्टर B.N. सुरेश को प्रदान किया गया है, डॉक्टर के शिवन को भी प्रदान किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा कि नहीं, चूंकि दो दो का ऑप्शन सही है इसका। और देखिए डॉक्टर के शिवन एवं डॉक्टर B.N. सुरेश ये जो है इसको भी किया है, इसको भी देखिए डॉक्टर B.N. सुरेश, डॉक्टर के शिवन और डॉक्टर के शिवन एवं डॉक्टर B.N. सुरेश। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये दोनों तो है, ये है, यानी कि दोनों एक ही ऑप्शन में। तो ज़्यादा सटीक ऑप्शन आपका कौन सा बैठ रहा है? ऑप्शन डी आपका सटीक ऑप्शन बैठ रहा है। तो देखिए डॉक्टर के शिवन जो है ये इसरो के चेयरमैन है और डॉक्टर B.N. सुरेश जो है ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट के चांसलर है। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट के चांसलर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में किस राज्य के सभी गांव को
ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में जो है सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत किया है प्रधानमंत्री ने 2 सितंबर 2020 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26, देखिए COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो COP26 जो है ये ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ग्लासगो कहाँ है? ये जो स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? स्कॉटलैंड में ग्लासगो। और यह कब आयोजित किया जाएगा? 1 नवंबर से 12 नवंबर 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर की कितनी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए जम्मू कश्मीर की कितने भाषा को? ये 5 भाषा को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो वह कौन कौन सी भाषा है? उर्दू है, इंग्लिश है यानी कि अंग्रेजी है, हिंदी है, कश्मीरी है और एक डोगरी है। क्या है? एक डोगरी है। तो 5 गो वाक्य ने उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी, ये 5 भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई। वह भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए प्रणब मुखर्जी जो थे वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, जिसका कार्यकाल जो है 2012 से 17 के बीच था। क्या था? 2012 से 17 के बीच, जिसका कोरोना वायरस से हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है हाल ही में किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में बोल रहा है, तो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में कहता है कि भारत किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बौद्धिक संपदा में डेनमार्क के साथ किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया? तो देखिए खुद का अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया किस वर्ष तक? तो 2030 तक जो है इसरो ने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कहता है कि हाल ही में सितंबर 2019 में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अजरबैजान बाकू, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अजरबैजान बाकू कहाँ पड़ता है? अजरबैजान में। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहता है कि नई शिक्षा नीति हाल ही में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो इस कमेटी के अध्यक्ष जो है के कस्तूरी रंगन है। कौन है? के कस्तूरी रंगन। देखिए वर्तमान के मौजूदा शिक्षा नीति 1986, देखिए 1986 में तैयार हुई थी और 1992 में इसमें क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। वही शिक्षा नीति क्या अभी लागू किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, के कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरणों यानी कि एमएसएमई में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा यूके सिन्हा समिति। क्या होगा? यूके सिन्हा समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस ओलंपिक खेल का शुभांकर क्या है? तो देखिए
जो जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा 2021 में, इसका जो शुभंकर है ये है मिराई तोबा। क्या है? मिराई तोबा। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न बनता है कि 32वें ग्रीष्म ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जापान में किया जाएगा। और कहेगा कि ये केम्मे खेल है, तो ये 32वां खेल है। और ये पूछेगा इसका शुभंकर क्या है, तो मिराई तोबा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नाटो के कुल कितने देश हैं? नाटो के कुल कितने देश हैं? नाटो में जो है कुल 30 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 30। 30वां सदस्य जो है, 30वां सदस्य ये मेसोडोनिया बना है। कौन बना है? मेसोडोनिया। और 2019 में नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाटफोर्ड में हुआ था, जो कि यूके में है। कहाँ है? यूके में, वाटफोर्ड। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में बिहार के किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है? देखिए, सिलाव ख्वाजा को प्रदान किया गया है, मगही पान को भी किया गया है, शाही लीची को भी किया गया है, जर्दालू आम को भी किया गया है, यानी कि सबको जो है प्रदान किया गया है जीआई टैग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, कतरनी चावल को भी मिला है, और तसर सिल्क को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, बिहार के तसर सिल्क को। लेटस ड्रीम पुस्तक के लेखक है, लेटस ड्रीम पुस्तक के लेखक जो है पोप फ्रांसिस है। कौन है? पोप फ्रांसिस। लेटस ड्रीम की पुस्तक के लेखक कौन है? पोप फ्रांसिस। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कहते हैं कि हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिका में डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है कमला हैरिस को। किसको? कमला हैरिस को, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चयनित होने वाले संजय करोल, देखिए कौन है पटना मुख्य न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी संजय करोल है। कहता है इससे पूर्व वह किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तो संजय करोल जो है इसके पहले जो है त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिवस दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 12 सितंबर को। 12 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये भारत में होगा, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये कितवां आईसीसी वर्ल्ड कप होगा? ये जो है 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप होगा। और 12वां जो है 2021 में, 2021 में 12वां ये कि महिला विश्व कप ये कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा, न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। महिला विश्व कप कहाँ होगा? 12वां ये होगा न्यूजीलैंड 2021 में। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है? एससीओ का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट देखिए, इसमें जो कौन कौन सा एससीओ का देश है, देखिए कजाकिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, और उज्बेकिस्तान भी है। सब जो है एक क्या है? एससीओ के सदस्य है। एससीओ में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो उसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। ये तो 4 हो गया, और 4 का नाम और बता देते हैं हम। रूस है, चीन है, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को अस्थायी रूप से सदस्यता एससीओ का 2017 में मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हाल ही में अरब क्षेत्र के किन 2 देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये दोनों में जो है एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन गया?
तो 2020 में जो है दुनिया के सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला देश ये कौन सा बन गया? गयाना बन गया, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 पे कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की किस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपया इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गूगल की कंपनी, गूगल की कंपनी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गूगल का एक कंपनी है अल्फाबेट करके, उसी का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उसी ने घोषणा किया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता है कि वर्तमान में सौरमंडल के किस ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह है? तो देखिए अभी जो वर्तमान में सूर्य ग्रह शनि को जो है सर्वाधिक उपग्रह है। टोटल शनि के पास जो है 82 उपग्रह है। कितना है? 82 उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने हेतु सरकार द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो है राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई जो है 4917 किलोमीटर है। कितना है? 4917 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा ये से सम्मिलित है? तो ये देखिए बाह्य दल पुंज भी पुष्प से संबंधित है, पंखुड़ी भी है, स्त्री कैंसर और पुंकेसर भी है, यानी कि ये मूलांकुर नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, जो कि ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे कहता है कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का उत्पादन जो है स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन ए और 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो देखिए ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, और फोटोमीटर ये जो है प्रकाश की तीव्रता, फोटोमीटर जो है प्रकाश की तीव्रता, और पिक्नोमीटर जो है तरल पदार्थ के विशेष गुरुत्व, ठीक है, पिक्नोमीटर क्या है? तरल पदार्थ के विशेष गुरुत्व। और पायरियोमीटर ये क्या है? सौर विकिरण को मापता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 3 4 1, यानी 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। कौन में है? 2 3 4 1, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 से कहता है कि गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो गिरने के दौरान जो है बारिश की बूंदें एक समान त्वरण के साथ गिरती है, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई जो है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। संवेग बराबर क्या होता है? एम भी, तो एम का मात्रक क्या होता है? केजी, और भी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड यही ना हुआ, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के ऊपरी तरल पर द्रव का दबाव कितना होता है? देखिए द्रव का जो ऊपरी तल रहता है सबसे ऊपर, वहाँ पे क्या होगा? द्रव का दबाव 0 होगा, यानी कि 0 होगा। तो 0 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा मार देंगे? आपका इसका राइट आंसर कौन सा मार देंगे? ई मार देंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा? इसका दबाव ऊपर का क्या होगा? 0 होगा, यानी कि ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? देखिए किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 0 होती है, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन है,
दहन क्या है? तो दहन देखेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी सही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये भी सही है। अवकरण नहीं है, यानी कि दहन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। कहते हैं इनमें किसको लघु आवर्त कहते हैं? इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं? तो देखिए, पहली आवर्त में 2 तत्व होते हैं और दूसरी आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं। दूसरी आवर्त में कितना? 8 तत्व होते हैं और तीसरी आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं। और ये तीनों को क्या कहते हैं? हम लघु आवर्त कहते हैं। तीनों को क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो देखिए, जिप्सम भी कैल्शियम का अयस्क है, फ्लोरोअस्पर भी कैल्शियम का अयस्क है और फॉस्फोराइट भी कैल्शियम का अयस्क है। लेकिन एप्सम सॉल्ट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका है? मैग्नीशियम का अयस्क है। लेकिन क्या है, यहाँ एक से अधिक सही है। इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि सर्प विषरोधी सुई किस का एक यौगिक तत्व है? यह जो है स्वर्ण यौगिक का एक तत्व है। और सर्प का जो विषरोधी सुई दिया जाता है वो किसका होता है? ऑरिक क्लोराइड का। क्या होता है? ऑरिक क्लोराइड का होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्वर्ण यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कहता है ऑक्सीजन को कितने समस्थानिक है? तो ऑक्सीजन का 3 समस्थानिक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44। कहता है कि शोषण के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो शोषण के दौरान जो है विटामिन का विघटन नहीं होता है, यानी कि केवल 4 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। और वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का शोषण के दौरान विघटन होता है, लेकिन विटामिन का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केंद्रिका में पाया जाता है। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में जो है ये प्रोटीन जो है 85% पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। डीएनए 5% पाया जाता है और आरएनए 10% पाया जाता है। यानी प्रोटीन में क्या होता है? केंद्रिका में क्या होता है? प्रोटीन, आरएनए और डीएनए तीनों पाया जाता है। और परसेंटेज भी बता दिए, प्रोटीन जो है 85%, आरएनए जो है 10% और डीएनए 5% पाया जाता है, यानी कि 1 3 4 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कहते हैं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन बी वन थायमिन सही है। विटामिन बी3 ये निकोटीनिक एसिड है, ये भी सही है। विटामिन बी ये पेंटोथेनिक एसिड, बी5 क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है, ये भी सही है। विटामिन एच बायोटीन है, ये भी सही है। यानी कि सारे सही है, एक से अधिक सही है। इसका मतलब है कि ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में कौन नहीं पचता है? अमाशय में कौन नहीं पचता है? इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और विटामिन जो है ये अमाशय में नहीं पचता, यानी कि एक से अधिक सही हो गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि वयस्क मानव में मेरुदंड की कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल 26 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 26 हड्डियां होती है। जबकि बच्चे में जो है वो 33 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 33 हड्डियां होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है यह जो है जटिल प्रोटीन है। क्या है? एक जटिल प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे। कहता है प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम जो है डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यानी कि डीएनए सबसे ज़्यादा, फिर आरएनए, फिर अमीनो एसिड, फिर प्रोटीन, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? तक्षशिला था। तक्षशिला। चाणक्य यहाँ पर आचार्य रहे थे। चाणक्य क्या रहे थे? आचार्य रहे थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अष्टांगिक मार्ग शामिल नहीं है। बुद्ध, धम्म और संघ ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कहता है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता है? देखिए दोनों में भिन्नता शहरी जीवन से भी है, लोहे के प्रयोग जो है से भी है, लिपि के प्रयोग से भी है और मृत भांड के प्रयोग से, यानी कि दोनों में जो है सारे का भिन्नता मिलता है। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वां शिलालेख में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो प्रतिहार जो है कन्नौज से संबंधित है। प्रतिहार किससे संबंधित है? कन्नौज से। चोल जो है तंजौर से संबंधित है। परमार जो है धारा से संबंधित है। किससे है? धारा से। और सोलंकी जो है ये अनिलवाड़ा से संबंधित है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कि DACB, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। DACB इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कहता है गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफाएं हैं। गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफाएं जो है ये जो है बाघ गुफाएं भी है, अजंता की गुफाएं भी है, यानी कि ये दोनों है। तो इसका राइट एक से अधिक हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी चचनामा से मिलती है। कब किससे मिलती है? चचनामा से मिलती है। और अरब आक्रमण जो हुआ था पहली बार 712 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत की थी किसने? अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल जो है ये आगरा में स्थित है। तो जहांगीर महल का निर्माण जो है अकबर ने अपने पुत्र सलीम के रहने के लिए करवाया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अकबर थे, आगरा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो देखिए जहांगीर ने जो है 1617 में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था और तंबाकू 1605 ने पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और इसका राइट आंसर मारेंगे कौन? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहां के नामक के लेखक जो है इनायत खां है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और इनायत खां को मोहम्मद ताहिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहम्मद ताहिर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित है। शिवाजी के शासनकाल में सुमंत पद जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है विदेश मंत्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? विदेश मंत्री से। सब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है किसे? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वल्वा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सेफ्टी वल्वा का सिद्धांत जो है ये लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोशल रिफॉर्म पत्र के संपादक थे। इंडियन सोशल रिफॉर्म पत्र के संपादक कौन थे? KN नटराजन थे। कौन थे? KN नटराजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। कब कर लिया था? तो 1916 में। कब किया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो इसमें देखिए 1916 कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67 पे। 67 नंबर है कहता है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। देखिए एनी बेसेंट भी विरोध किया था, मोहम्मद अली जिन्ना भी किया था और बिपिन चंद्र पाल भी जो है इसका विरोध किया था, लेकिन CR दास विरोध नहीं किया था, उसका समर्थन किया था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक विरोध करने वाले थे। इसका एक से अधिक यानी ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 पे। कहता है कि देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाई थी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। देखिए, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पागलपंथी विद्रोह जो है टीपू शाह से संबंधित है, बिल्कुल सही है। खासी विद्रोह तीरथ सिंह से संबंधित है, ये भी सही है। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु से संबंधित है, यानी सब सही है, कोई गलत नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ? तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम की बात करें तो यह हुआ था 1869 में पारित हुआ था। लेकिन अगर पूछे कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था तो ये 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था। और दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है ये पारित हुआ था कब? 1879 में। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। और दक्कन कृषक विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1875 में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 71 पे। कहता है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना मास्टर सूर्यसेन ने किए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और चेम्सफोर्ड का शासन जो था 1916 से 1921 के बीच रहा। 1916 से 1921 के बीच रहा। इसी के शासनकाल में जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी इसी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कहता है अरुंडेल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अरुंडेल समिति का संबंध जो है राजनीतिक सुधार से है। किससे है? राजनीतिक सुधार से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। कहता है कि वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। कहाँ पे विद्रोह किया था? तो ये बम्बई में विद्रोह कर दिया था रॉयल इंडियन नेवी ने। ठीक है, इसलिए से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कहता है निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो ये बहराम जी एम मालावारी ने 1885 में किया था। 1885 में सेवा सदन की स्थापना किया था बहराम जी एम मालावारी ने, यानी कि ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर होगा। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? बिहार में राजनीतिक बंदी 30 फरवरी 1938 को मनाया गया। 30 फरवरी 1938 को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नायकड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? नायकड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नायकड़ा विद्रोह जो है गुजरात में 1868 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में 1868 में, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। कहता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। हैदराबाद था, जो कि 1798 में स्वीकार किया था। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, इसका राइट आंसर ई होगा। और सहायक संधि किसके समय लागू किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कहता है पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? यह कथन लॉर्ड कर्जन का था कि पूरब में वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है। यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में से सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? तो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार जो है वह कौन था? सोहन सिंह। सबसे ज़्यादा समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला सरकार कहाँ का था? तो इसका राइट आंसर जो होगा सतारा का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे?
तो गदर पार्टी का अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भाखना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाखना। और गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1 नवंबर 1913 को हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राजद्रोह सभा अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1911 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सभाएं करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। तो इसका राइट आंसर 1911 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत को स्वीकृत किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 84 पे कहता है कि 20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। उदारवादियों के इस संदर्भ में यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था कि 20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। यह कथन जो है लाला लाजपत राय ने कहे थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 85 पे कहता है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन पूछे कि राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो ये JL नेहरू थे। कौन थे? JL नेहरू थे। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दिया था? तो ये बलदेव सहाय ने इस्तीफा दिया था महाधिवक्ता पद से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 87 है, कहता है कि निम्नलिखित में से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। देखिए, श्री कृष्ण सिंह तो थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, गौरी शंकर ये गया से थे, ये भी मतलब हो गया, और श्याम जी नारायण ये जो है सिलवासा से है, यानी कि इसका आंसर आप लोग देख लेंगे। वैसे तो होना चाहिए डी, लेकिन एक बार कंफर्म के लिए देख लीजिएगा कि श्याम नारायण सिंह जो है वो कहाँ के थे, ठीक है। आगे चलते हैं। 88 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकार मनोनीत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दीप नारायण सिंह को। किसको किया था? दीप नारायण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। कहता है कि ब्रिटिश शासन की नीतियां का निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी औद्योगिकीकरण भी किया, और कृषि तथा वाणिज्यीकरण भी हुआ, और आधुनिक उद्योग का भी विकास पर प्रभाव पड़ा, और अकाल एवं गरीबी पर भी प्रभाव पड़ा। यानी सब पर प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला, कोई भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, और सभी सदस्य जो है वो अंग्रेज थे, इसीलिए से इसका विरोध किया गया था। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, कोई ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। कहते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उनके संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के 1 माह पूर्व सूचना देना आवश्यक है, नहीं, ये 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। कौन सा कथन गलत है? सी गलत है, और सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। कहता निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो न्यायिक सर्वोच्चता जो है संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी संघवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, और न्याय तक प्रभावी, ये सब क्या है?
संविधान के मूल ढांचे के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है कहता है कि संविधान सभा में बिहार के कुल कितने प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा में बिहार के कुल 36 प्रतिनिधि थे, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ब्रिटेन से नहीं जापान से लिया गया था। कहाँ से, जापान से। और राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, ये सही है। और द्विसदनात्मक बाद ये यूएसए से नहीं, ये ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया था। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, यानी कि कौन सा गलत है, तो सही नहीं है। 1 और 3 जो है सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे कहता है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा जो है पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है। तो देखिए महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रधानमंत्री, ये सब का जो वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता है, जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संचित निधि पर ही भारित व्यय में शामिल है, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 137 में है। किस में है, अनुच्छेद 137 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कि एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए आश्रय का अधिकार, शयन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार, ये सब जो है अनुच्छेद 21 के ही मौलिक अधिकार के संबंधित है, इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे कहता है कि 100 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 21 में भी शिक्षा के उपबंध का उल्लेख है, 51 में भी है और 45 में भी है, 350 के ए में भी है, यानी कि सभ्य में शिक्षा से संबंधित कुछ न कुछ तथ्य दिया गया है, इसीलिए से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि साधारण विधेयक को जिसे राज्यसभा विधान सभा में पारित कर दिया जाए तो राज्य विधान परिषद पहली बार कितने समय तक रोक कर रख सकती है। देखिए पहली बार जो है वह 3 माह तक रोक सकती है, पहली बार 3 माह तक रोक सकती है और दूसरी बार जो है 1 माह तक रह सकती है, यानी कि टोटल 4 माह तक रोक के रख सकती है। तो इसमें कह रहा है कि पहली बार कितने समय तक रोक सकती है, 3 महीने, जो कि आपका राइट आंसर इसमें कोई नहीं होगा, इसका ई हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 102 पे। क्वेश्चन नंबर 102 को देखिएगा, कहता है कि नीति कटौती प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा यह सरकार की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। बिल्कुल सही है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि एक की कमी की जाएगी, ये भी सही है आपका, और ये दोनों आपका क्या है, गलत है। कहता है सही नहीं है, तो 2 को गलत हो गया, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 103 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 104 निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 338 के बी में है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की है।
तो महिला आरक्षण का सर्वप्रथम जो है किसने आरक्षण का सिफारिश किया था? तो इसका राइट आंसर होगा पीके थोंगन समिति, जो कि 1988 में इसका पहली बार जो है आरक्षण की सिफारिश किया था 1988 में। कब? 1988 में, ठीक है, पीके थोंगन समिति ने, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष विदेश में शामिल नहीं होगा? इसका राइट आंसर जो होगा पोर्टफोलियो निवेश, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 107 है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो देखिए विश्व बैंक में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यापार व प्रशुल्क का सामान्य समझौता। ये जो है विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, जबकि विश्व बैंक से संबंधित ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी, ये सब क्या है? विश्व बैंक से संबंधित है। लेकिन व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता ये जो है विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, इसीलिए से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहता है कौन सा विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं, कहता है कि रुपया के परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपया के परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 109 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में अस्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी प्रतिशत थी? कितनी प्रतिशत थी? तो इसका राइट आंसर होगा 15.01%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, कहता है कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुदनकुलम परियोजना ये जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में है। कहाँ है? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? देखिए ये जो है सेशल्स की मुद्रा क्या है? रुपया है, रुपया है। और मालदीव की क्या है? रुपया, रुपया। तो इसका राइट आंसर रुपया पूछ रहा है, इसका मतलब बी आपका राइट आंसर होगा। जबकि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। और भूटान का न्यूग्लुट्रम है, क्या है? न्यूग्लुट्रम है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो मुद्रा आपूर्ति अवधारणा से संबंधित जो है ये YB रेड्डी समिति है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में रेपो रेट दर क्या है? तो वर्तमान में रेपो रेट जो है 4.0 है। और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है। कितना है? 3.35% रिवर्स रेपो रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ज़्यादा और सबसे कम शहरीकरण की दर के युग्म क्या है? तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना और सबसे कम शहरीकरण बांका है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। पटना में 43.1% शहरीकरण है और बांका में 3.5% शहरीकरण है, यानी सबसे कम जो है बांका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को किया था। जबकि अगर पूछे कि RBI का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज एवं काली के बीच स्थित है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाएं। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है अभी कौन सा है? भील है। उसके बाद गोंड, संथाल, फिर नेकदा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी भूमि बंधित है, यानी कि भूमि में ही विलीन हो जाती है? तो लूनी नदी जो है ये अरावली से निकलती है और कच्छ, केरन, गुजरात में जाके क्या होती है? विलीन हो जाती है। तो भूमि बंधित कौन सा हो गया? लूनी नदी, ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता भारतीय कृषि की नहीं है? तो देखिए, मानसून पर निर्भरता ये भारतीय कृषि की विशेषता है। निम्न उत्पादकता ये भी जो है भारतीय कृषि की उत्पादकता ये मतलब विशेषता है। लेकिन बड़े जोतों की प्रधानता ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। और सहकारी कृषि की प्रधानता भी ये भी नहीं है। तो कहता है कि कौन सा नहीं है? तो बी और डी नहीं है, यानी कि एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका ई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय वन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, मरुस्थलीय वन वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होता है। कहता है कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो है पहला ही क्वेश्चन गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। और कहता है कि मरुस्थलीय वन का विस्तार जो है भारत में राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हरियाणा तक है, ये भी सही है। इसके वृक्ष कटीले और झाड़ियाँ वाला होते हैं, ये भी सही है। बबूल, खजूर, नागफनी इसके प्रमुख पेड़ हैं, यानी कि ये तीनों आपका सही है, लेकिन एक गलत है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, क्यों होती है? तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति जो है ये भूमध्य सागर से होती है। ठीक है, भूमध्य सागर से होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। कहता है कि यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बजे PM बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? तो 4:20 हो रहा है शाम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, कमी पाई जाती है, यानी कि आपका ये भी सही, ए बी दोनों सही है। इसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो क्षोभ मंडल की मौसम से संबंधित कोई घटना नहीं होती है। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटना होती है। इसका राइट आंसर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए, 2 ग्रह है, बुध और शुक्र, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 का जय सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना कब किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 126 है, 126 का ये क्या, अनुशीलन समिति की शाखा 1913, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। कहता है कि 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किया था? तो 1938 में अब्दुल कय्यूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना किया था। कब? 1938 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 128। बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था? तो द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन जो है ये किया था गुरु प्रसाद सेन ने 1872 में। कब किया था? 1872 में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। कहता है कि 1923 में स्वराज दल की बिहार शाखा के नेता चुने गए थे, कौन? तो ये चुने गए थे श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोघा झील बिहार के किस जिले में है? तो घोघा झील जो है बिहार के कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड में है। कहाँ है? कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड में है, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ के कारण में कौन सा सही नहीं है? बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सा शामिल नहीं है? मानसून के समय अधिक वर्षा होती है, सही है। उत्तर बिहार में हिमालय की नदियां हैं, ये भी सही है। और नदियों का मार्ग बदलना, ये भी क्या है? बाढ़ आने का कारण है। और बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, तो कहता है कौन सा सही नहीं है? तो डी आपका सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो देखिए, उर्वशी, रेणुका और हुंकार, ये तीनों जो है रामधारी सिंह दिनकर है कही है। लेकिन जुलूस जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु की। यही आपका राइट आंसर होगा। कहता है कि कौन सा रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है।
तो जुलूस जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं, फणीश्वरनाथ रेणु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। बिहार के किस सिख गुरु के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है? बिहार किस सिख गुरु के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है? तो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 पे कहता है बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है नॉर्थ, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड साउथ, यानी कि देखते हैं 24 डिग्री 20 मिनट से 37 डिग्री 31 मिनट यानी कि नॉर्थ, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे साउथ नहीं होगा नॉर्थ होगा, चूंकि पूरे भारत जो है वह क्या है, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में बसा हुआ है। ठीक है, चलिए उत्तर पूर्व में है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 135 पे। 135 कहता है बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी जो है ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वहाँ पर जो है पश्चिमी पाया जाता है पर्वत पादीय मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 136 कहता है कि निम्नलिखित में से किस यात्री का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं है? तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ था, तो इसका राइट आंसर ये होगा फाहियान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बिहार का एकमात्र जिला जहां पुरुषों की तुलना में बिहार महिलाओं की संख्या अधिक है, यानी कि लिंगानुपात उसका सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब गोपालगंज आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गोपालगंज में 1021 महिला पे 1000 पुरुष है, यानी कि 1000 पुरुष पर कितना है? 1021 महिलाएं हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या जो है एससी के लिए 38 है और एसटी के लिए जो है 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 40। 38 2 40, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को किसने नुकसान पहुंचाया था? तो ये जो नुकसान पहुंचाया था बंगाल का शासक था शशांक, उसी ने, यानी कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई। नेक्स्ट देखिए, अब 41 से लेके 50 तक जो है आपका क्या है? मैथ और रीजनिंग है, इसका हम आंसर मिला देते हैं। आप लोग जो है आंसर मिला लेंगे। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। और 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 चलते हैं, 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 चलते हैं, 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और 48 का देखते हैं, 48 का देखते हैं क्या है? 48 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 149 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और 50 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ तक आज जो है सेट 1 आपका बीपीएससी का पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो है हम सेट नंबर कितना 2 लेके आएंगे। आप जो है निरंतर चैनल पर बने रहें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।